नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के अपने इस सेशन में हम बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन की, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्यों की, जो कि दिया गया है आर्टिकल 51A में। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। कारण या वजह बनता है ह्यूमन नेचर। आखिर ह्यूमन नेचर है ही ऐसा कि हम सभी राइट्स तो पाना चाहते हैं और सभी राइट्स को हम जानना भी चाहते हैं, लेकिन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या जो हमारी जिम्मेवारियां होती हैं उनसे हम किनारा काटते हैं। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इसी को समझेंगे और देखेंगे कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आखिर लाई क्यों गई, इनमें दिया क्या क्या गया है, और इससे जुड़ी हुई जो कमिटीज़ की रिपोर्ट्स हैं वो क्या कहती हैं, इससे जुड़े हुए कानून कैसे हैं, क्या क्या कहते हैं, और देखेंगे कि आखिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत कहाँ आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टडी आई क्यू लेकर आया है स्टडी आई क्यू जुडिशरी, एक डेडिकेटेड चैनल उन सभी लोगों के लिए जो कि या तो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य लीगल एग्जामिनेशन जैसे कि एपीओ आदि की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी लॉ कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे कि क्लैट आदि की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लीगल अवेयरनेस में भी विश्वास रखते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको काफ़ी फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं दोस्तों ओरिजिन ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ ड्यूटीज। देखिए, ये जो ड्यूटीज का कंसेप्ट है यानी कि कर्तव्यों का जो ये कंसेप्ट है, ये कोई नया नहीं है। खास करके भारत के इतिहास में अगर हम देखें तो हमारे इतिहास में हम एक कंसेप्ट को पढ़ते हैं, दैट इज धर्म। धर्म का मतलब ही होता है ड्यूटी, यानी कि हमारा कर्तव्य क्या है हमारे समाज के प्रति। एक राजा का कर्तव्य क्या है, एक प्रजा का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, ये सारे हमारी जो ड्यूटीज़ हैं हमारे इतिहास में ही दी गई हैं। हम देखते हैं कि कई सारे धर्म शास्त्रास आए हमारे एंशिएंट इंडिया में, जिनमें ये सभी ड्यूटीज़ लिखी हुई थी हर सिटीज़न की। और अगर एक सिटीज़न या एक नागरिक उन ड्यूटीज़ या उन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उनमें क्या सज़ा का प्रावधान होगा वो भी दिया गया था। हमारे वेदास में हमारी जो एपिक्स थी, चाहे वो भगवद गीता है, रामायण है, महाभारत है, इन सभी में जो जोर दिया गया है वो है कर्तव्यों के पालन करने पर जोर दिया गया है। चाहे वो कोई भी हो, हर वर्ग के ऊपर यही कहा गया है कि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चैप्टर को क्यों लाया गया? देखिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड हैं। नो डाउट हमें बताया गया है कि एक इंडिविजुअल के मौलिक अधिकार क्या क्या हैं। साथ ही में सोसाइटी के भी जो अधिकार हैं वो भी फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ डीपीएसपीज में दिए गए हैं, और सरकार को ये कहा गया है कि उन अधिकारों को पूरा करने में उन्हें प्रयत्न करना होगा। बट एट द सेम टाइम हम डेमोक्रेसी का हिस्सा हैं। डेमोक्रेसी का तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही ये होता है कि जहाँ पर गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी कि डेमोक्रेसी में पीपल्स पार्टिसिपेशन जो है वो सबसे अहम रोल निभाती है सरकार चलाने में, देश चलाने में। ऐसे में हम अपने जो नुमाइंदे होते हैं उन्हें चुनकर भेज देते हैं पार्लियामेंट में, उन्हीं में से कुछ लोग मंत्री भी बन जाते हैं और सरकार को हमारे बिहाफ पर चलाते हैं। लेकिन एज अ सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है। इसके अलावा भी हमें काफ़ी सारे ऐसे एक्शन हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उठाने होते हैं, जो कि हम अदरवाइज़ नहीं उठाते हैं। तो वो एक्शंस कैसे होने चाहिए, वो जिम्मेवारी क्या होनी चाहिए, वो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में उन्हें डाल दिया गया। सो ये कारण बनता है कि हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उन्हें यहाँ पर लाया गया। इसमें हमें देखने को मिलता है कि आर्टिकल 51A, जिसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड है, इसे इंसर्ट किया गया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था। इसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976 का, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A की फॉर्म में, ऑन द बेसिस ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी रिपोर्ट। जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है उसे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ऐड किया जाता है। सो इन टोटल आज की डेट में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 51A में देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड।
स्वर्ण सिंह कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें जो रिकमेंडेशंस दी गई थी, सारी की सारी रिकमेंडेशंस को फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं डाल दिया गया था। देयर वर अ नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस जिन्हें छोड़ा गया था, क्योंकि उस समय की जो पार्लियामेंट थी उन्हें लगा कि वो ड्यूटीज को फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं लाया जा सकता या उन रिकमेंडेशंस को नहीं डाला जा सकता। जैसे कि स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन ना करे तो उन्हें सजा का प्रावधान भी होना चाहिए, उन पर पेनल्टी या पनिशमेंट भी दी जानी चाहिए, लेकिन इसे हमने नहीं डाला अपने आर्टिकल 51 में। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। उसके बाद इससे जो जुड़े हुए पहलू हैं, जैसे कि कौन सी कमिटीज इससे जुड़ी हुई आई हैं, क्या क्या कानून है जिससे फंडामेंटल ड्यूटीज को हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब बात करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल 51A को पढ़ लेते हैं। कहता है जी, फंडामेंटल ड्यूटी, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि हर भारतीय नागरिक की यह जिम्मेवारी होगी। क्या? पहला है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान में जो लिखे हुए प्रिंसिपल्स हैं उनके हिसाब से चलना और उन जो प्रिंसिपल्स हैं उन आइडियल्स की यहाँ पर पालना करना। साथ ही में नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी यहाँ पर रिस्पेक्ट करना और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना। दूसरा क्या है कि भाई जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके जो आइडियल्स थे, उन्होंने जिस सोच से भारत को आज़ाद कराया था, उन आइडियल्स को, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना और उन्हें आगे बढ़ाना। तीसरा है हमारे देश की संप्रभुता और हमारे देश की अखंडता, यानी कि सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में, प्रोटेक्ट करने में हर नागरिक को मदद करनी है। चौथा है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यानी कि अपने देश की सेवा के लिए आपको जब भी बुलाया जाए आपको तत्पर रहना चाहिए, उसके लिए आगे आना चाहिए। पांचवा है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। देखिए, हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ जो हमारा प्रियम्बल है हमारे संविधान का, उसमें भी कहा गया है दैट वी वांट टू अचीव फ्रेटर्निटी। वही यहाँ पर एक फंडामेंटल ड्यूटी हम सभी नागरिकों पर भी दी गई है कि भाई अपने धर्म, अपनी भाषा और अपने जो क्षेत्र हैं, इन सभी के दायरों से ऊपर उठकर हमें हमारे देश के लिए सोचना होगा और एक भाईचारे का, यहाँ पर सौहार्द का यहाँ पर एनवायरनमेंट बनाना होगा। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, वो है कि हर व्यक्ति को ये स्टेप लेना है कि वो महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की रिस्पेक्ट के प्रति ध्यान दे। उनके प्रति कोई भी ऐसा रवैया हमारा नहीं होना चाहिए जो कि उनके लिए डेरोगेटरी होता हो। एक और यहाँ पर जो प्रिंसिपल दिया गया है या जो ड्यूटी हम पर दी गई है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, यानी कि हमारा जो संस्कृति है उसे बचाना, उसकी सुरक्षा करना, उसे वैल्यू करना, हमारी एनवायरनमेंट की वैल्यू करना, हमारे जंगल, हमारे जो झरने, लेक्स, हमारी वाइल्ड लाइफ, उन सबको बचाना, ये भी हमारी ड्यूटी है। एक है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। देखिए, आप सब जानते हैं कि हम जो जिन एजेस से निकल कर आए हैं, चाहे हम मिडिवल एजेस की बात करें या उससे पहले की बात करें, तो वहाँ पर पहले एक ऐसा माहौल हुआ करता था जहाँ पर हर चीज़ को साइंटिफिकली देखने की कोशिश की जाती थी। बट देन देयर कम्स द कंसेप्ट ऑफ डार्क एजेस, जहाँ पर जो ऐसा समय आता है जहाँ पर जो चीज़ें हैं उन्हें साइंटिफिकली नहीं देखा जाता था और उन्हें यूं ही केवल यहाँ पर जो है लागू कर दिया जाता था बिना सोचे समझे। अब वो यहाँ पर कहा गया है कि हमारा जो टेम्परामेंट होना चाहिए वो साइंटिफिक होना, हमारा नज़रिया जो है वो साइंटिफिक होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जोर वायलेंस, यानी कि अब हम देखते हैं कि अगर कहीं किसी को रोष होता है, कहीं किसी को सरकार के प्रति गुस्सा होता है, तो वो सबसे पहले पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ही लिखा गया है कि भाई आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना है। आखिरकार ये प्रॉपर्टी है किसकी? पब्लिक की ही है, नाम में ही पब्लिक है, तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आपको उस प्रॉपर्टी की रक्षा करना है और वायलेंस यानी कि हिंसा से बचना है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू अ हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। आप देखिए, आपको अपने जो भी एफर्ट्स डालने हैं एक्सीलेंस की तरफ डालने हैं, हमेशा आज से बेहतर होने की कोशिश करनी है, खुद के लिए भी और समाज के लिए भी, ताकि हमारा जो देश है वो आगे बढ़ सके। और आखिरी में यहाँ पर कहा गया है जो
यहाँ पर आखिरी जो ड्यूटी डाली गई है वो है हमारे अभिभावकों के लिए, हमारे माता पिता के लिए, कि भाई अगर आपका बच्चा 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच में है तो आपको हर संभव प्रयास करना है कि उसे आप शिक्षा प्रदान कर सकें, यानी कि एजुकेशन इम्पार्ट कर सकें। तो ये हमने 11 ड्यूटीज़ यहाँ पर देखी। इन ड्यूटीज़ को तो हम यहाँ पर जान ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो जुड़े हुए और पहलू हैं, चलिए अब उन्हें देखते हैं। सबसे पहला ये कि क्या ये ड्यूटीज़ को एनफोर्स किया जा सकता है कानून के द्वारा। तो जैसे कि हमने कहा कि स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट में ये रिकमेंड तो किया गया था, लेकिन हमने इसे यहाँ पर अपनी इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हिस्सा नहीं बनाया, यानी कि दीज आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। अगर हम इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन नहीं करते, यानी कि हमारे मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं भी करते हैं, तो भी कोर्ट में हमें नहीं ले जाया जा सकता। दूसरी बात ये दोस्तों कि इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही। मिनर्वा मिल्स का एक केस था, उसमें ये बात कही गई थी। इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक पेन है, वो पेन तभी कारगर होता है जब हमारे पास उसको लिखने के लिए, उसे चलाने के लिए कागज़ हो। अगर कागज़ नहीं है तो क्या ये पेन खत्म हो गया? क्या ये पेन की अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं है? पेन तो तभी बरकरार रहेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई पेन का क्या करें, कागज़ ही नहीं है। पेन खत्म तो नहीं हो गया, पेन तो फिर भी है। इसी तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ज़रूर बात है, सही है कि हर कानून को लागू करने के लिए कोई मैकेनिज्म होना ज़रूरी है, लेकिन अगर उसे लागू करने का कोई मैकेनिज्म नहीं भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून कानून नहीं रह गया। वो कानून एक ऑब्लिगेशन के रूप में बना रहेगा। और यही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट लॉ में प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर एनफोर्समेंट ऑफ दिस ऑब्लिगेशन, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्लिगेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्रिएशन ऑफ सच मैकेनिज्म। द ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट्स prior to and independent of the mechanism of enforcement. A rule imposing an obligation or duty would not therefore cease to be a rule of law because there is no regular judicial or quasi judicial machinery. So basic सी बात वही है कि भाई पेन तो पेन ही बना रहेगा, उसको लिखने के लिए कागज़ है कि नहीं है डज नॉट मैटर। अगर कागज़ होगा तो पेन का इस्तेमाल अच्छे से होगा, नहीं होगा तब भी पेन का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाएगा। इसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो हैं ही, वो एक लीगल प्रोविज़न है ही, अगर उन्हें लागू करने का मैकेनिज्म नहीं भी है तब भी इनकी वैल्यू खत्म नहीं हो जाती। तो ये हमने बात की एनफोर्सेबिलिटी की। अब हम बात करते हैं कि जब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई उसके बाद क्या क्या इस पूरे मुद्दे पर स्टेप्स लिए गए। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि जस्टिस वर्मा कमेटी आई थी 1999 में, उसकी रिपोर्ट आती है। जस्टिस वर्मा कमेटी में कुछ सजेशंस दिए गए थे। सबसे पहली सजेशन थी कि भाई ड्यूटी टू वोट, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनमें यहाँ पर इलेक्शंस में वोट करने की भी एक ड्यूटी होनी चाहिए। एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड टू पे टैक्सेस, यानी कि हमें, हमारे जो सिटीजन्स हैं, हमारे जो नागरिक हैं, उनके लिए ये ड्यूटी होनी चाहिए कि हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करें हमारी डेमोक्रेसी में और टैक्सेस को पे करें। ये एक 3 ड्यूटीज़ यहाँ पर उन्होंने कही थी, लेकिन वो बात अलग कि इन्हें लागू नहीं किया गया। फिर नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसमें भी कुछ बातें कही गई थी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप रिक्वायर्ड बाय द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इज टू सेंसिटाइज द पीपल एंड टू क्रिएट अ जनरल अवेयरनेस। सो यहाँ पर कहा गया था कि भाई हमारी सरकारों का ये दायित्व है कि वो लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करें, उनमें एक अवेयरनेस लेकर आए, प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल अमंग्स द सिटीजन। सो ये यहाँ पर कहा गया था। फिर आती है 86th अमेंडमेंट, जिसमें हमने अभी देखा कि हमारी जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है दैट इज आर्टिकल 51A क्लॉज के, वो ऐड किया गया था, वो हमने अभी पढ़ा। एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है यहाँ पर दैट इज जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जो कि बात करता है कि भाई हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कहीं भी फंडामेंटल राइट्स या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल से कम नहीं है। इसलिए हम जब भी कभी फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं तो उन्हें फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ साथ डीपीएसपीज़ को भी ध्यान में रख के पढ़ना चाहिए। यानी कि आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपीज़ हैं जिन पर आप इतना अधिकार जताते हो, तो आपको ये भी समझना होगा कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य भी आप ही के लिए हैं और आपको ये फॉलो करने चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे कानून दोस्तों जो कि लाए गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और जिसमें कहीं ना कहीं इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को
लागू करने में मदद करती है, कानूनी रूप से उन्हें लागू करके उनके लिए यहाँ पर एक मैकेनिज्म लाने की कोशिश की गई। जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट, अभी हमने यहाँ पर बात की थी नेशनल ऑनर की, हमने बात की थी यहाँ पर नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की। तो ये जो पहली फंडामेंटल ड्यूटी है, इसी को आप देख रहे हैं कि इस एक्ट के थ्रू हम जो है लागू कर रहे हैं। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, यहाँ पर हम भाईचारे की बात कर रहे थे, सौहार्द की बात कर रहे थे। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, यहाँ पर वोटिंग के अधिकार की हम बात करते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ पे 51AG की हम बात करते हैं, एनवायरमेंट की बात करते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, अगेन जो हमारे जंगल हैं उन्हें बचाने की बात करते हैं। तो ये कुछ ऐसे कानून हैं जिनको आप लेकर आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और आपने कोशिश की कि भाई जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो इंप्लीमेंट हो जाए। अगेन इसके अलावा भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि कुछ एडिशनल ड्यूटीज को हमारे इस लिस्ट में होना चाहिए, जैसे कि ड्यूटी टू पे टैक्स, ड्यूटी टू कीप क्लीनलीनेस, ड्यूटी टू हेल्प एक्सीडेंट विक्टिम्स, ड्यूटी टू वोट, ये सारी भी जो है 51A में होनी चाहिए। सो ये भी एक हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है। अब चैलेंजेस क्या आ रहे हैं कि क्यों हम इन फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है लागू नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहला तो ये है कि भाई देयर इज नो लीगल इम्प्लीकेशन। हम अक्सर देखते हैं कि भाई अगर हमारा मन नहीं भी है कोई काम करने का, लेकिन अगर कानून उसे इन्फोर्सेबल करता है तो हम उसे मजबूरी में भी करते हैं। इसी तरह से हमारी अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, अगर उनके पीछे कोई लीगली कोई मैकेनिज्म होता कि आप इसे नहीं लागू करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो हो सकता है कि हम उसे लागू करते। एक तो ये कारण होगा। दूसरा, सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस भी यहाँ पर हमें देखने होंगे दोस्तों। हम कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, हम कहते हैं कि हमें एनवायरनमेंट बचानी है, हम सारी बातें करते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि अभी भी हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। हम अगर उनसे ये उम्मीद करें कि वो पहले शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे, अपने जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ ध्यान देंगे, तो वो अभी सोचना थोड़ा सा यहाँ पर ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो पहली यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो है अपने रोज़मर्रा के जीवन को चलाना, अपने पेट को भरना, अपने लिए छत का इंतज़ाम करना। ये बाकी की जो चीज़ें वो बाद में आ जाती हैं। सो वो भी एक कारण बनता है। अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन की कमी है, वो भी एक कारण बनता है कि हम हमारे लिए सही क्या है गलत क्या है वो समझ नहीं पाते हैं। सो ये भी एक कारण हुआ। और दूसरा ये कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उन्हें हमें और ज़्यादा क्लियरली लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, उसकी जो भाषा है उसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं? सबसे पहला जो कदम होना चाहिए वो है अवेयरनेस का, यानी कि जागरूक करना। सरकारों पर यह जिम्मेवारी डाल देना कि आप अवेयर करो काफ़ी नहीं होगा। हमें जो जागरूक नागरिक बनते जा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो समझ रहे हैं इन कंसेप्ट्स को, उन्हें भी इसके लिए कदम उठाने होंगे, दूसरों को अवेयर करना होगा। इनकलकेशन बाय इम्पार्टिंग एजुकेशन, यानी कि हमें शिक्षा का भी सहारा लेना होगा। शिक्षा के माध्यम से भी हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लोगों तक पहुंचाएंगे, और हमारा जो मीडिया है उसका भी हमें यहाँ पर सहारा लेना चाहिए। ये कुछ हमने वे फॉरवर्ड्स देखे। आपके क्या यहाँ पर विचार हैं इस पूरे मुद्दे पर, आप भी ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आपको एक बार बता दूं कि स्टडी IQ का जो जुडिशरी चैनल है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इन सभी इन्फॉर्मेशंस के लिए। इस सभी तरह के टॉपिक्स को वहाँ पर और गहराई में डिस्कस किया जाता है। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।